Hello, students, and welcome to another session in our SST where we will learn about interior of the Earth. Okay, आज के इस लेसन में हम लोग जो है अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानेंगे। अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है, जो अर्थ की बनावट है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, उससे पहले ही थोड़ा सा जो है ये ग्राफिक नैरेटिव है आप लोगों के लिए, जो कि इस टॉपिक में आपके इंटरेस्ट को भी डेवलप करेगा। दिस यूनिट इज अबाउट लिथोस्फीयर। सो अंजलि और उसकी क्लास जो है वो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री देखने जाते हैं, और जब वो उसके एक हॉल से होके गुजरते हैं तो वो जो है एक बड़ा सा जो है डायनासोर का मॉडल देखते हैं। और फिर अंजलि जो है वो पूछती है, मैडम इजंट दिस अ डायनासोर? ये डायनासोर है ना? और मैडम बोलती है, यस अंजलि, दिस इज द मॉडल ऑफ ए डायनासोर। ये डायनासोर का मॉडल है। इट इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। ये जो है विलुप्त हो चुका जानवर है। डायनासोर्स आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ नाउ। डायनासोर अब धरती पर नहीं पाए जाते हैं। वी केम टू नो अबाउट देम ओनली थ्रू देयर फॉसिल्स। हम जो है उनके फॉसिल्स के थ्रू ही जो है उनके बारे में जान पाए। और फिर वो पूछती है कि मैडम व्हाट इज फॉसिल? अंजलि पूछती है, सॉरी रुचिरा। तो मैम उसको बताती है कि रुचिरा, a fossil is the remains or trace of something that was once alive but is now dead. मैडम बोलती है कि रुचिरा, बेसिकली फॉसिल जो है वो किसी ऐसे चीज का जो है अवशेष है या चिन्ह है जो कि एक समय जिंदा था लेकिन अब मर चुका है। Very often it is an imprint or impression in sedimentary rock of some animal or plant. अक्सर जो है ये किसी एनिमल या प्लांट का जो है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रहता था, तो उसका जो है किसी सेडिमेंट्री रॉक में जो बना हुआ चिन्ह होता है, इम्प्रिंट या इम्प्रेशन, उसके फॉर्म में कई बार ये फॉसिल हमको मिलता है। मैडम, आर देयर फॉसिल्स ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिसाइड्स डायनासोर्स? बच्चे पूछते हैं कि मैडम, डायनासोर के अलावा जो है क्या दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के भी फॉसिल्स हैं? और मैम उनको बताती है, यस देयर आर। हाँ हैं, but the best known fossils are those of the giant prehistoric dinosaurs. लेकिन सबसे ज्यादा जिन फॉसिल्स के बारे में हम लोग जानते हैं वो जो है इन बड़े साइज वाले प्रीहिस्टोरिक डायनासोर्स के ही है। The bones and footprints of these huge ancient reptiles can be seen in many museums. Okay? ये हड्डियां और फुटप्रिंट जो है ये इन बड़े बड़े एंशिएंट रेप्टाइल्स के, वो आपको कई म्यूजियम्स में देखने को मिल सकते हैं। And then another student asks, what do we call those people who study fossils? हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं? और मैम बताती है, the study of fossils is known as paleontology and those who study fossils are called paleontologists. तो फॉसिल की स्टडी करना जो है इसे पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं, और वो लोग जो कि फॉसिल्स की स्टडी करते हैं वो जो है पैलियोन्टोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ओके, और फिर जो है एक स्टूडेंट पूछती है कि मैडम कैन यू टेल अस हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड? क्या आप बता सकती हैं कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं? And then the ma'am tells the whole story, right? When an organism dies, its body gets buried under the sediments. जब कोई जीव मरता है तो इसकी बॉडी जो है वो सेडिमेंट्स के नीचे जो है दब जाती है। ओके, मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर, करोड़ों साल बाद ये सेडिमेंट्स जो है ये रॉक बन जाते हैं। Now the hard parts of the organisms like bones, teeth, shell of an animal or the trunk of a tree leave their imprint on the rock and get converted into fossils. तो ऐसे में ऑर्गेनिज्म के जो हार्ड वाले पार्ट होते हैं, मजबूत वाले पार्ट होते हैं, लाइक यू नो दांत, सही हड्डियां, दांत, या फिर जानवर का जो शेल होता है या फिर ट्री का ट्रंक जो होता है, तो वो जो है रॉक पे अपना चिन्ह छोड़ देता है और वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। So well, you see, like when we were talking about these fossils and everything, we're basically talking about how Earth lithosphere, अर्थ का लिथोस्फीयर जो है वो किस तरह से अर्थ के फॉर्मेशन की या अर्थ पर लाइफ के जो है एग्जिस्टेंस की पूरी हिस्ट्री हमें प्रोवाइड करता है। और जब हम यहाँ पर इस कह सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ पर, तो हम जो है कहीं ना कहीं जो है अपने इस अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। होप यू हैव द बुक इन फ्रंट ऑफ यू।
I mean, we have already talked that our Earth is a unique planet, right? हमारी धरती जो है ये बहुत ही unique planet है. It came into existence about 5 billion years ago. करीब 5 billion years ago जो है ये धरती जो है वो एग्जिस्ट में आई, यानी आप कितना कह सकते हैं 5 अरब साल पहले कह दीजिए. Okay. Now initially it was very hot and molten. Slowly it's cooled down. शुरू शुरू में ये धरती जो है काफी गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी. धीरे धीरे ये ठंडी होती गई. The denser elements like nickel and iron were collected in the interior, and the lighter ones like aluminium and silicon gathered around the exterior. तो जो भारी वाले जो एलिमेंट्स थे, ज्यादा डेंस वाले एलिमेंट्स थे, वो सब जो है अर्थ के अंदर वाले हिस्से में जमा होते गए, और जो हल्के वाले एलिमेंट्स थे लाइक एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये जो है बाहर वाले हिस्से की तरफ जो है जमा होते गए. नाउ let's like check out this journey of formation of the earth, and that can like give us the good timeline of the whole thing and how things started. तो सबसे पहले जो है स्टेज होता है लाइक किसी एक स्टार का जो है एक्सप्लोजन हुआ होगा, और उससे जो डस्ट पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स वगैरह निकले होंगे. ओके, वो गैस और डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो बड़ा सा जो है नेबुला फॉर्म किए होंगे, बड़ा सा जो है गैस का क्लाउड फॉर्म किए होंगे. ओके, ये क्लाउड जो है वो धीरे धीरे जो है कंडेंस होना शुरू कर दिया होगा. तो यही टाइमलाइन है. 4600 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये सोलर सिस्टम जो है फॉर्म हुआ क्लाउड और गैस के डस्ट से. ये जब मैटर जो है ये गैस और बाकी पार्टिकल्स का जो क्लाउड था, ये जब आपस में सिकुड़ रहा था, तो इस बीच में ये पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे थे. इन पार्टिकल्स के आपस में टकराने से जो है काफी ज्यादा हीट पैदा हुई, और इस वजह से हमारा प्लैनेट जो है बिल्कुल मोल्टेन, पिघली हुई अवस्था में था, है ना. प्लैनेट जो है बिल्कुल लाल हो गया था गर्म होके. ग्रेजुअली जो है फिर अर्थ फॉर्म हुआ इन रॉक्स के आपस में टकराने वगैरह से. 4500 मिलियन ईयर्स अगो जो है अर्थ का सरफेस जो है, ऊपरी हिस्सा जो है वो ठंडा होके जो है क्रस्ट फॉर्म किया. ओके, अब उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, तो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के मूवमेंट, कॉन्टिनेंट्स जो थे ऊपर में, जो है जो ऊपर का क्रस्ट का जो ये था पोर्शन, लिथोस्फीयर, ये जो है टूटा, और टूटने के बाद जो है फिर उनका शेप या अरेंजमेंट जो है बदलता गया, और जो मॉडर्न आप वर्ल्ड मैप देखते हैं वो ग्रेजुअली फॉर्म हुआ. So this has been the story of the earth, and remember ये जो hot molten form देख रहे हैं आप अर्थ का, अभी भी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो ऐसे ही बेहद गर्म है. तो चलिए अब हम लोग जो है अर्थ के इंटीरियर की इस डिस्कवरी प्रोसेस पे चलते हैं. ओके, so it is impossible to reach the center of the earth because the temperature inside increases with depth. देखिए, आप ऊपर आसमान में जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप धरती के नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो बढ़ती हुई गहराई के साथ टेम्परेचर भी जो है काफी तेजी में बढ़ने लगता है. Now, whatever we have come to know about the Earth's structure and interior is from the density of materials present in the Earth and the behavior of the earthquake waves. तो हम लोग अभी अर्थ के स्ट्रक्चर या फिर इसके अंदर के हिस्से के बारे में जो कुछ भी जान पाए हैं, तो वो जो है धरती पर मौजूद जो मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी से, और जो अर्थक्वेक वेव्स होते हैं ना, भूकंप के टाइम में जो वेव्स उठते हैं उनके बिहेवियर से, इसी सब से हम पता कर पाए हैं. आज तक कोई जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे जाके नहीं गया है स्टडी करने के लिए, बिकॉज़ इट्स टू हॉट. Now, these waves reveal that the Earth acts like a solid structure up to a depth of about 2900 kilometer from the surface. तो ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, इन अर्थक्वेक वेव्स से ये पता चलता है कि अर्थ जो है अपने सरफेस से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है. यहाँ पर एक विवा फैक्ट है कि अर्थ के सेंटर का जो टेम्परेचर है वो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है. ओके, और अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए हमें जो है ओशन फ्लोर पे
6000 किलोमीटर गहराई का गड्ढा खोदना होगा, विच इज वर्चुअली इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट एट लीस्ट। अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके साथ असंभव है। तो हम लोग जो है फिजिकली इस बात का प्रूफ नहीं देख पाएंगे कि अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में क्या सब है। तो अभी जो है हम बस उनके मैटर के डेंसिटी या अर्थक्वेक के वेव्स, इन्हीं सब बेसिस पे हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। Now, from the density of the materials, we get to know that the earth is not composed of uniform materials, as the inner layers are heavier and the outer layers are lighter. तो अर्थक्वेक वेव्स वगैरह के स्टडी के बेसिस पर जो है हमें यही पता चला है कि जो जिन मटेरियल से ये हमारा अर्थ बना है उसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, अर्थ जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मटेरियल से नहीं बना हुआ है। जो अंदर का लेयर है वो हेवियर मटेरियल से बना हुआ है और जो बाहर का लेयर है वो जो है हल्के मटेरियल से बना हुआ है। Now here we have a case study based on external and internal forces. ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेज जो हैं ये अक्सर जो है कह सकते हैं कि अर्थ के शेप के मॉडिफिकेशन में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल। The earth is constantly under the influence of two types of forces, the external forces and the internal forces. धरती जो है इस पर हमेशा दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक तो बाहर वाला फोर्स और दूसरा अंदर वाला फोर्स। The wind, water, glacier or moving ice are the external forces which work on the surface of the earth. तो धरती के सरफेस के ऊपर जो है हवा, पानी, ग्लेशियर या जो मूव करता हुआ आइस होता है, इन सब का जो है लगातार काम चल रहा होता है, इन सब का लगातार प्रभाव पड़ रहा होता है। तो ये विंड, वाटर, ग्लेशियर ये सब क्या हो गए? ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज हो गए। They are mainly responsible for the features that we get to see on the surface of the earth. तो बेसिकली अर्थ के सरफेस पर जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है फीचर, लैंड फीचर, वो सब जो है इन एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से होता है। The weathering of rocks takes place because of the external forces, wherein the big rocks are broken into smaller rocks, and over a period of time, these rocks gradually turn into pebbles, sand, and soil. राइट, रॉक्स का जो टूटने फूटने का सिलसिला होता है, वेदरिंग का सिलसिला, ब्रेकिंग डाउन का सिलसिला, तो ये जो है इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही होता है काफी लंबे टाइम में, है ना। जब ये रॉक्स जो है ग्रेजुअली टूट टूट के जो है कंकड़ में, बालू में और फिर सॉइल में बदलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज इरोजन, इसे इरोजन भी कहते हैं। दूसरी तरफ इंटरनल फोर्सेस हैं जैसे कि टेक्टोनिक फोर्सेस। तो ये टेक्टोनिक फोर्सेस जैसे जो इंटरनल फोर्सेस हैं, दीज आर जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ये फोर्सेस जो है वो धरती के अंदर से पैदा होते हैं। These forces cause upliftment on the surface of the earth, and then the external forces working on the surface of the earth act on them to create a level surface. तो बेसिकली ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये अर्थ के सरफेस को ऊपर उठा देते हैं, और तब जो है ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं वो उसको फिर से घस घस के जो है समतल करते हैं, बराबर करते हैं। Thus the internal and the external forces working on the earth's surface help us to understand the various landforms we see on the earth. तो इस तरीके से ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो कि अर्थ के सरफेस पर जो है अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इनकी मदद से ही जो है हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को भी समझ पाते हैं जो कि हम धरती पर देखते हैं। तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस अर्थ के शेप को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, अर्थ के शेप को जो है डिटरमिन कर रही हैं, इसके पीछे भी जो है बड़ा रोल किसका है? तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का। जिस तरीके से अर्थ का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका जो है इसमें खासा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जर्नी। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी जो है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का एक ओवरव्यू इस पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। नाउ जैसे कि ओनियन होता है ना, कई सारे लेयर्स से बना हुआ, वैसे ही अर्थ जो है ये भी थ्री जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बना हुआ है, यानी कि एक के अंदर दूसरा। तो ये लेयर्स कौन कौन से हैं? तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर्स हो गए। यू कैन सी हियर, ये जो सबसे ऊपर का टॉप का लेयर आप देख रहे हैं, दिस इज योर क्रस्ट। क्रस्ट जो है मोटा मोटी कह सकते हैं कि सबसे पतला हिस्सा है आपका।
उसके बाद जो है एक बेहद मोटा सा हिस्सा है आपका क्रस्ट से लेके नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल जो है वो मोटा मोटी जो है टॉप मेंटल का पार्ट जो है वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में रहता है, नीचे आने के बाद जो है थोड़ा सा ये लिक्विड स्टेट में आता है। और फिर जो है यहाँ पर कोर हो गया, ये रेड वाले से लेके और येलो वाले तक, ये जो पूरा आप डिस्टेंस देख रहे हैं दिस इज द कोर। तो इसमें से जो है आउटर कोर जो है यहां से लेके यहां तक का जो रेड कलर से दिखाया गया है आपको, ये आउटर कोर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, ये मोल्टेन स्टेट में है काफी ज्यादा हीट की वजह से। और फिर जो इनर कोर है, ये इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, जबकि टेम्परेचर यहाँ भी काफी ज्यादा है, लेकिन चूंकि अर्थ का प्रेशर भी तो पड़ रहा है ना ऊपर से, तो उस वजह से ये बेचारा जो है वो सॉलिड कंडीशन में है। So if you just like have another look, this is like the whole profile of the earth। तो आप यहाँ पर नोटिस करिएगा कि लिथोस्फीयर जो है वो जो है बेसिकली कूल और रिजिड हिस्सा हो गया या सरफेस हो गया अर्थ का, जिसमें कि आपके जो है मेंटल का भी कुछ हिस्सा है, टॉप लेयर ऑफ मेंटल, और इसके अलावा जो है क्रस्ट, ये दोनों मिलकर जो है आपका लिथोस्फीयर फॉर्म करते हैं। ओके, आगे जाकर हम लोग ये भी देखेंगे कि लिथोस्फीयर जो है इसके अलग अलग जो है दो टाइप्स में हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है इन सभी पार्ट्स को यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनको क्लोजली देखेंगे। और इसके अलावा लिथोस्फीयर विच कंसिस्ट बोथ पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल, इसको भी हम लोग जो है केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट्स एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू।